बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मजा आता है तब जब इतने सारे डिजिग्नेशंस आपके हों, इतने सारे पोर्टफोलियोज आप हैंडल कर रहे हो, होम, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके मजबूत कंधों पर है, तो मैं कुछ भी सवाल पूछ सकता हूं। सर, अभी कपिल मिश्रा जी हमारे मंच पे थे, बहुत एंगर था उनके अंदर, बहुत गुस्सा था उनके अंदर, एग्रेशन था बहुत ज्यादा। 100 दिन आपकी सरकार को हो गए हैं, एक रिपोर्ट कार्ड भी बनकर तैयार है, तो ये गुस्सा किस लिए था? पहले तो मैं इसी सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। ऐसा क्या हुआ पिछले 11 सालों में जो मैंने देखा कि वो बहुत एग्रेसिव थे, बहुत ज्यादा गुस्सा उनके अंदर था? ऑन द लाइटर साइड, कपिल जी तो हमारी कैबिनेट के एंग्री यंग मैन हैं। और ये गुस्सा आम दिल्ली वासी का गुस्सा है। पिछले 11 सालों में दिल्ली की सड़कें और दिल्ली के गड्ढे दोनों आपस में मिल गए। पिछले 11 सालों में दिल्ली में लगातार कूड़े के अंबार बढ़ते चले गए। दिल्ली में लगातार स्कूल प्रताड़ित करते रहे कि मुझसे ही किताब खरीदो, मुझसे ही वर्दी खरीदो। सब कुछ प्रचार तंत्र के इकोसिस्टम में दबाने के लिए, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है अंडर द कारपेट करने का काम होता रहा। उसके कारण देश की राजधानी, भारत की राजधानी, विश्व के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी का दृश्य ऐसा होना चाहिए क्या? एक बारिश में घंटों घंटों जाम रहे, एक बारिश में 3 घंटे 4 घंटे दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में लग जाए। किसी भी नागरिक को, कपिल जी क्यों, मुझे भी गुस्सा है, आपको भी गुस्सा है, किसी भी नागरिक को इस पे गुस्सा आएगा ही। दिल्ली आगे बढ़ने की जगह, स्टैंड स्टिल होने की जगह पीछे जाने लग जाए और आप गाल बजाते रहे कि हमने सब बदल दिया, हमने सब बदल दिया। फिर एक दिन आता है जब जनता सबको बदल देती है। इस बात का गुस्सा जरूर रहा होगा कपिल जी में। मैं मानता हूं दिल्ली के हर नागरिक के मन में इस बात का गुस्सा है। अच्छा आशीष जी, देखिए, खजाना आपको कैसा मिला है? 100 दिन हो गए, आपने पूरा आकलन कर लिया होगा, तो वो भी आप बेहतर से जवाब मुझे दे पाएंगे। अब वो हालात किस तरह के दिल्ली में, वो आप लगातार बहुत वोकल थे जब ऑपोजिशन में आप लोग थे और जनता के बीच में आप लोग जाते थे तो कहा करते थे कि दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। लेकिन जब आप अब सत्ता में आए हैं, जनता ने आपको चुना है और वो जिम्मेदारी उठाने का दायित्व आपकी पार्टी ने उठाया है, अब जिम्मेदारी मिल गई है, तो अब जैसे भी हालात हैं, अब जो आम जनता है, दिल्ली की जनता है, आपने कहा त्रस्त रही, जल संकट, बिजली संकट, एजुकेशन की भी मैं आपसे आगे बात करूंगा, हर तरह का संकट दिल्ली वासियों ने झेला, तो दूर करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, उससे तो पीछे हटना नहीं है। तो अब जो भी हालात हैं वो कैसे बेहतर होंगे, 100 दिन में इसका भी आकलन कर लिया होगा आपने। हमने ये माना है कि दिल्ली की जनता ने ना करने की सजा जिनको देनी थी वो दे दी है। इसलिए हम अब ये कमी है, ये नहीं हुआ, हमने ये कहना छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जब से कार्यभार संभाला, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने ये तय किया है कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, इस पे बात ही नहीं करनी है। हम कैसे उसे ठीक करेंगे इसके रास्ते ढूंढने हैं, हम कैसे उसे बदलेंगे इसकी रचना खड़ी करनी है और उसके लिए वेज एंड मीन्स ढूंढने हैं। हां, अब आपने पूछा है तो मैं इसको बताने में गुरेज नहीं करूंगा। हमें बहुत बुरे हालात में खजाना मिला है, बहुत बुरे हालात में खजाना मिला है। अपने साधनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले दिनों में कोई भी काम नहीं किया। हम प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद जो उन्होंने चुनाव में कही थी कि हम किसी भी स्कीम को जो जनहित के नाम पे की जा रही उसे बंद नहीं करेंगे, तो वो सब खर्चे भी हमें करने हैं। हमें खजाना बुरे हालत में मिला, उन लोगों को
जीएसटी कंपनसेशन के नाम पर हर वर्ष हजारों करोड़ आते थे, इसलिए फायदे का बजट दिखाते थे। मगर मुख्यमंत्री जी ने जैसा हंसी हंसी में एक बार विधानसभा के पटल पे कहा था, एक छोटी हरकत की गई थी कि देखिए एक ही बुके से बार बार मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा था बनिए की बेटी हूं। तो उन्होंने यहां पर भी ये करके दिखाया है, बजट को 1 लाख करोड़ तक ले गई हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ सोच विचार के करा है। तो बनिए की बेटी ने जब ये काम उठाया है तो इसका भी समाधान मिलेगा ही। तो देखिए, दिल्ली की जनता यहां पर है आशीष जी, डबल इंजन की जो सरकार होती है वो कैसे बेहतर काम करती है वो तो आपसे समझेंगे, लेकिन यहां तो 4 इंजन की सरकार, केंद्र में सरकार आपकी, एलजी आपके, राज्य सरकार आपकी खुद की और एमसीडी आपकी, तो यहां तो और बेहतर परिस्थिति है आपकी सरकार के लिए। हमने तो तय किया ही है ना, ये नहीं भी होती तो हमने ये तय किया ही है कि हम पुरानी सरकार ने ये नहीं किया, इस पे कुछ कहेंगे ही नहीं, हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। हम केवल बात करेंगे हम कैसे करना चाहते हैं, और हमने नए नए काम करने के लिए, हमने नई नई योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए, अब उदाहरण के लिए देखिए, सरकार टॉम टॉमिंग करती थी, हमारी सोलर पॉलिसी विश्व की सबसे बढ़िया सोलर पॉलिसी है, 2000 रुपए किलोवाट सब्सिडी देते थे, और पिछले सालों में कितने लोगों ने सोलर पैनल अपने घर पे लगाए उसका आंकड़ा आरटीआई से निकाल कर देखिए। केवल विज्ञापन के इकोसिस्टम से या इस प्रकार के घोषणाओं से नहीं होगा। हमने किया 78,000 केंद्र सरकार का, जिस पे प्रधानमंत्री जी का नाम आता है, उससे तो दुश्मनी थी, तो 78,000 पीएम सूर्य घर बिजली से मिलेंगे 3 किलोवाट पे, 30,000 हम देंगे, प्लस बैंक से कोलैबोरेट करा के बाकी के 2 लाख रुपए में से जो 92,000 रुपए के करीब बचेंगे उस पे 4-5% का आपको इंटरेस्ट पे लोन दिला देंगे। आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाइए, 3 किलोवाट बिजली बनाइए, अपने घर की बिजली फ्री पाइए। 3 किलोवाट पे अगर 300 यूनिट बिजली हर महीने बनाएंगे तो 1 रुपया यूनिट, उस पे हम इंसेंटिव आपके घर भेजेंगे, प्रोडक्ट जनरेशन लिंक इंसेंटिव। तो ये करने से हमने बदल के दिखाया है। इसलिए हालात बुरे थे, मगर हमने जब निर्णय किया हम कर दिखाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, रेखा जी के नेतृत्व में हम चीजों को बदलकर दिखाएंगे। आशीष जी, चूंकि एजुकेशन की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है, आए दिन जो मनमानी हो रही है, प्राइवेट स्कूल जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तमाम स्कूल्स जिनके हैं, मनमानी फीस वसूल रहे हैं, और फिर जिस तरह का एक्शन पेरेंट्स के साथ, अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ हो रहे हैं, बाकायदा बाउंसर्स वहां उनको हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी उस तरह की आपके पास आई होंगी, ये इस पर लगाम कैसे लगेगी, इसको लेकर क्या योजना है सरकार की? यहां कोई मुझे दिख नहीं रहा, आपके चैनल से ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बच्चे 10 साल से स्कूल जा रहे हो, तो मैं उनसे यहां सवाल पूछता। वो क्या होता सवाल? वो सवाल ये होता कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले जब बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया था, तो क्या स्कूल ये दबाव नहीं डालता था कि मेरी दुकान से किताबें खरीदो, मेरी दुकान से वर्दी खरीदो? बताओ। सब ये कोई आज हमारे 100 दिन में फीस भरने लग गई? देखिए मजे की बात है, इकोसिस्टम का दबाव देखिए। यहां लोगों से पूछिए जो इनके बच्चे इतने सालों से स्कूल जा रहे थे, मेरे आज मैं उस दौर से पार कर चुका हूं, हम भी झेलते थे। वो कहता था फलानी जगह जाके ड्रेस लेके आनी है, तो वहीं से लानी पड़ती थी, नहीं लाओ तो बच्चा, बताओ बहन जी गलत कह रहा हूं मैं? स्कूल से ही बुक का सेट मिलेगा। अगर बाई चांस गृहिणी घर में सुघड़ है, उसने कहा बच्चा 8वीं में पढ़ता है, अगले साल जब तक ये 9वीं में 10वीं में जाएगा तो पीछे वाला बच्चा 8वीं में आ जाएगा, 2 साल किताबें संभाल लो। 6 किताब संभाल ली तो वो 6 भी लेनी पड़ेगी, सेट आधा नहीं मिलता था। 27 साल से हम तो सत्ता में नहीं थे साहब, हम तो नहीं थे 27 साल से सत्ता में।
तो ये सवाल तो उन्हें जवाब देना चाहिए। ये 100 दिन में हमें क्या देकर गए हैं विरासत में? उन लोगों ने, एक मैं नाम बताता हूं, देखिए काटिएगा मत, ये लाइव चल रहा है। बिल्कुल, आप बोलिए। सृजन स्कूल है, सृजन स्कूल। इनके जमाने में प्रीतमपुरा की तरफ कहीं है, नॉर्थ दिल्ली में 36% फीस बढ़ाई, 36%, कोई जवाबदेही नहीं है। एहलकॉन इंटरनेशनल स्कूल है, 15 करोड़ रुपए उसकी बुक्स में दिखे प्रॉफिटेरिंग के, फिर 15% फीस बढ़ाने की लिखित अनुमति दी गई। मैंने 11 स्कूलों के नाम लिए, कागज दिखा के, आज तक जवाब नहीं दिया। नहीं, पर जवाबदेही हो, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। अब आप सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये मौका उनके पास भी था, आज अपनी खींच मिटा रहे हैं। कल एक वीडियो जारी हुआ, कल एक बात कही गई कि साहब हम पब्लिक से सुनेंगे फीस कैसे बढ़ने से रोकना, आदि आदि। अरे मामा, 11 साल थे, तब क्यों नहीं तुमने बुलाया लोगों से पूछने के लिए? 11 साल थे साहब। आपने बाउंसर्स के जिक्र किया, बाउंसर्स कौन से स्कूल में बुलाए गए आपको पता है? द्वारका के स्कूल में, द्वारका के डीपीएस स्कूल में। डीपीएस स्कूल में यह मामला 2020 से चल रहा है। अभी लाइव शो पर अपने किसी रिसर्च टीम को बोलिए, डीपीएस द्वारका एजुटेशन गूगल करें और देखिए कितने साल से आ रहा है। हमारे कारण दिल्ली के पेरेंट्स को बचाव होने लगा है। क्यों? हमने डीएम की एक कमेटी बनाकर भेजी। पहली बार दिल्ली के इतिहास में डीएम की एक नेतृत्व में कमेटी गई, जिसने स्कूल को बाध्य किया, खबरदार अगर लाइब्रेरी में बिठाए बच्चों को। हमारे कारण बच्चे लाइब्रेरी से बाहर निकले, हमारे कारण। और हमने एसडीएम की कमेटी भेज के लगातार, आपको मालूम है 15 स्कूल्स का ऑडिट होता है प्रतिवर्ष। दिल्ली में 1670 स्कूल हैं, उसके आधार पे आप स्कूल को, क्या है, कहा है 15 का ही ऑडिट होगा जी। जबकि स्कूल बाध्य है, ना तो कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया, ना कोई व्यवस्था खड़ी की कि इस व्यवस्था के आधार पर हम इस तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे। सवाल उठाना बड़ा आसान है। वी आर ए गवर्नमेंट ऑफ जस्ट 100 days, and in these 100 days, almost 50 days ago, our cabinet approved Delhi School Education Transparency in Fixation Act bill, which could not go to the assembly because of the situation at the border. We are bringing a ordinance. Very soon it will be deliberated in the assembly. हमारे कारण हुआ साहब ये, उनके पास भी मौका था। समय आएगा, मैं कागज दिल्ली की जनता को दिखाऊंगा। एक नोट चला, हम बढ़ाएंगे इतनी फीस, फिर वापस ले लिया, हम रेगुलेट करेंगे, फिर वापस ले लिया। 15 में बिल लाने की कोशिश की, 17 में बिल लाने की कोशिश की। बिल दिखा के अंडर द टेबल, मैं बहुत जिम्मेदारी से, सरकार ने टेबल के नीचे से पैसे खाए, पूरी सरकार मिली हुई थी, उसी पैसे से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा करते थे। 2 बार बिल लाने की कोशिश की, क्यों नहीं ला पाए? आज पूछते हमें, आओ सुझाव दो। आज तुम्हारे पास है क्या? अगर शिक्षा में क्रांति की होती तो शिक्षा मंत्री क्यों हारता? सीट बदलने के बाद शिक्षा मंत्री हार गया। दिल्ली में क्रांति की होती तो दिल्ली की क्रांति का पुरोधा नई दिल्ली से चुनाव क्यों हारता? अगर पीडब्ल्यूडी ने क्रांति की होती, हेल्थ ने क्रांति की होती, तो अरविंद केजरीवाल जिस सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिलाना चाहते थे, वो चुनाव क्यों हारते? चलिए, उनको तो जनता ने जवाब दे दिया ना, विपक्ष में बिठा दिया। अब तो वो दिल्ली में भी नहीं है, कहीं और रह रहे हैं, आपको भी मालूम है, पूरी जनता को भी मालूम है। अब सवाल तो आपसे नहीं, आज है 8 PM के बाद मालूम नहीं पड़ता कहां है। सर, सवाल तो मेरा आपसे है ना। देखिए, अब 100 दिन की एक रिपोर्ट कार्ड आपने तैयार की है, एक आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने 100 दिन की रिपोर्ट तैयार कर दी है, रिपोर्ट कार्ड। तो मेरा सवाल यह है कि अब
दिल्ली वासी जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए वो जो रोड मैप है, अब जाहिर बात है अब आगे आने वाले जो साल हैं आपके, उसमें आपको प्रूव करना है। तो इन 100 दिनों में किस तरह की तैयारी की है? जरा मैं बिजली की बात करूं, बिजली कटौती वो भी दिल्ली वासी सहते थे, एजुकेशन पे आपने जवाब दे ही दिया है। मैं थोड़ा सा आपसे हेल्थ, वो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हमने शुरू करवाया, इन्होंने नाम बदल के आरोग्य मंदिर रख के वो हम मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा दिया, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने भी रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, दिल्ली देश की राजधानी है। आप मुझे बताइए देश की राजधानी का हेल्थ मॉडल कैसा होना चाहिए? देश की राजधानी का हेल्थ मॉडल आइडियल, यानी हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, हर जगह पर बढ़िया एम्बुलेंस, हर जगह पर निशुल्क दवाइयां, या ये बदबूदार लोहे के डब्बे जो सड़क के किनारे पड़े हुए, ये क्या देश की राजधानी का? भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य मॉडल इन लोहे के सड़े हुए डब्बों में मिलेगा या सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में मिलेगा? मैं तो अचंभित हूं, कोई सरकार कैसे इसको कह सकती है कि ये मेरा मॉडल है? कैसे कोई सरकार कह सकती है? आप मुझे बताइए, कोई असम कहे, कोई सिक्किम कहे कि साहब ये हमारा मॉडल है जहां साधनों की कमी है, कोई ऐसे राज्य कहे जहां पर चीजों में कमी है। दिल्ली देश की राजधानी है, जो भी टूरिस्ट आता है, जो भी डिग्नेटरी आता है, पहले दिल्ली में आता है। तो दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल हो, हर जिले में, हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में हम अच्छा हॉस्पिटल बनाएं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएं, हम टॉमिंग करें, क्लेम करें, पर बेड रेशियो हमने दिल्ली में सुधार दिया, इस पर बात करें। हम बात करते हैं लोहे का डब्बा लगाकर कि हमारा स्वास्थ्य मॉडल हो गया, जिसको हाई कोर्ट ने कहा था कि यहां पर आप कोविड का टेस्ट नहीं कर सकते, यह कैसा हेल्थ मॉडल है? दिल्ली का हेल्थ मॉडल, देश की राजधानी का हेल्थ मॉडल, विकसित भारत की विकसित राजधानी का हेल्थ मॉडल ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अ वंडरफुल हेल्थ मॉडल। इसलिए जो ये कहते हैं वो झूठ बोलकर देश की राजधानी को और देश की जनता को ठगने का काम करते हैं। सर, आखिरी सवाल मैं चाहूंगा, हमारे अगले मेहमान भी आ गए हैं, 30 सेकंड्स में अगर आप जवाब दे पाएं। वो देखिए, वो जो प्रोमिसेस की बात हो रही है, अब जो 200 दिन आपके हो जाएंगे, फिर 300 होंगे, हम फिर से सवाल आपसे पूछेंगे, तो कोई एक ऐसा प्रॉमिस आप करें जिसको आपको लगता है कि विद इन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी वो पूरा होगा। देखिए, हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो बहुत जल्द जो हमने कानून बनाया है फी रेगुलेशन का, हम उसको इंप्लीमेंट करके दिल्ली की जो कॉमन जनता है, जिसकी जेब पर डाका डालने का काम आम आदमी पार्टी के लोगों ने अंडर द टेबल रिश्वत लेते हुए किया था, उसे लाकर प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कॉमन मैन को, कॉमन पर्सन को, एक आम मानवीय को, उसके जीवन को आसान बनाने का जो सबसे बड़ा काम है, उसे हम कर दिखाएंगे। आम आदमी की एस्पिरेशन, जो बढ़िया शिक्षा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में देने की है, उसकी लूट से आजादी दिलाना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार की सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस के चलते कोई लाइसेंस पुलिस से लेने जाओ, कोई लाइसेंस फायर से लेने जाओ, आप देखिएगा आने वाले दिनों में हम ये लाइसेंस राज को भी, आपको फलानी चीज खोलनी है पुलिस से लाइसेंस लाओ, फलाना खोलना है फायर से लाइसेंस लाओ, फलानी है एमसीडी से लाइसेंस लो, हम इन लाइसेंसेस की मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस को भी खत्म करके दिल्ली की जनता को सामान्य जनजीवन में कठिनाइयों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग को, दिल्ली विल बी द नंबर 1 इन द कंट्री एंड मोस्ट प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड। चलिए आशीष जी, आपने ये बातें कही हैं, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। अब 200 दिन के बाद हो सकता है हम फिर आपसे इसी मंच पे मिले और फिर देखेंगे कि आपने जो वादे किए कितना उस पर खरे उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। अब